नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। आज हम लोग जो बनाएंगे वह है दृष्टि आईएएस का। ये बहुत ही अच्छी संस्थान है, यह बहुत ही अच्छी मटेरियल प्रोवाइड कराती है और इसका जो टेस्ट है यह छठा है। और इस टेस्ट में टोटल 150 प्रश्न दिए गए हैं और ये जो 150 प्रश्न हैं वो बिल्कुल करेंट अफेयर्स पे आधारित हैं और इसमें इतने अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट जो है यहाँ से उठा करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से इसका पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.990 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल, यह कथन जो सही है। 22 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जबकि 2022-23 में बजट का अनुमान 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन को देखते हैं। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर जो है 19% अनुमानित है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर 19% अनुमानित है, इसलिए दूसरा कथन भी हमारा सही होगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला इसमें दिया गया है, इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। बिल्कुल यह कथन सही है, 1960 में इसको शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था। बिल्कुल, इसी के लिए तो इसको लाया ही गया था हरित क्रांति को। फिर तीसरा है, इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा ही वृद्धि हुई, तभी जो है हम लोग आत्मनिर्भर हो पाए अन्न के मामले में। अगला है, यह परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है कृषि तकनीक पर आधारित जो था, यह पारंपरिक कृषि पद्धतियों से हुई एक महत्वपूर्ण बदलाव थी। ठीक है, ना कि उस पर आधारित था। तो इसलिए डी हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना गया था। तो चलिए हम इस पर देखते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, सरकार ने वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति अर्थात वर्ष 1948 की नीति को संशोधित किया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमिलित करना है। एक तरफ है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, तो दूसरे तरफ जो है गतिविधियाँ दी गई है। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो प्राथमिक क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा तेल अन्वेषण। फिर हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन से आएंगे? तो द्वितीय क्षेत्र में जो है वो विनिर्माण क्षेत्र आएंगे। और तृतीय क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो तृतीय क्षेत्र में जो है वह संचार क्षेत्र आएगा, सेवा क्षेत्र। और चतुर्थ क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें अनुसंधान और विकास की बात की जाएगी। तो इस प्रकार सही मिलान हो जाएगा 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में अनुमान लगाया गया है कि हमारा जो वृद्धि है वह रहेगा 7%। कितना रहेगा? 7%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। तो कौन सा राज्य होगा? वह राज्य है हरियाणा। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जो है बंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी PAI 2022 में हरियाणा को
बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, इसलिए कथन बी क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस जो है वह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो यहाँ पे पहला दिया गया है ECLGS को वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSMEs के लिए लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल इसको MSMEs के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरे कथन को देखते हैं। CIBIL डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थी। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा भी कथन जो हमारा है वह सही है। इसमें इस सूक्ष्म इकाइयों में आधे से अधिक का समग्र ऋण जोखिम 10 लाख से कम था। यानी CIBIL डेटा से यह भी पता चलता है कि ECLGS आधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें उन उद्योगों की तुलना में कम थी जो ECLGS के लिए पात्र थे लेकिन इसका लाभ नहीं उठा सके। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन में हमारा क्या है सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन दिया गया है यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है। बिल्कुल यह जो है एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत ने अस्थिर मुद्रा दर प्रणाली को अपनाया है। बिल्कुल यह गलत हो जाएगा क्योंकि भारत जो है वो प्रबंधित विनिमय दर को अपनाया है, ना कि यह जो है अस्थिर विनिमय दर को अपनाया है। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो स्वांति पावो को दिया गया है। याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांति पावो को दिया गया है। और यदि मैं बात करूं एनी अर्नोक्स का, तो एनी अर्नोक्स को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है। और एल बिलियात्स्की की यदि हम बात करें तो एल्स बिलियात्स्की को जो दिया गया है वो दिया गया है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, यानी पीस के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और के बैरिस शार्पलेस की यदि हम बात करें तो इनको दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो सही उत्तर होगा हमारा स्वांति पावो यानी ऑप्शन सी, केवल 4 सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो कितना राशि प्रस्तावित किया गया है? तो इसके लिए जो प्रस्तावित राशि है आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के शुरुआती चरणों के विकास के लिए 235 करोड़ रुपये प्रस्ताव दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए कुल 550 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वर्ष 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था MSP को पहली बार। तो यह कथन जो है पहला कथन हमारा हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे 1966-67 याद रखेंगे 1966-67 जो है 1966-67 में जो है पहली बार गेहूं के लिए MSP जो है 54 रुपये प्रति क्विंटल जो है दाम इसका तय किया गया था। तो पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, दूसरा सही है। तीसरा कथन है MSP 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है, यानी तीसरा भी कथन हमारा क्या है सही है। चौथा कथन दिया गया है MSP पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल आयोग द्वारा लिया जाता है। तो क्या यह कथन सही है? तो चौथा कथन जो है यह भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यानी MSP केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। यह कृषि लागत और मूल आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर आधारित है। MSP पर अंतिम फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA लेती है, इसलिए चौथा भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो दूसरा तीसरा हमारा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो कि नई दिल्ली में है, बिल्कुल यह सही सुमेलित है। दूसरा है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, मुंबई में है, यह भी सही है। तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कोलकाता। देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में है, ना कि कोलकाता में है। और चौथा ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी लखनऊ, यह भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है वाशिंगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए पर देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन है सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटाकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थन में जोड़ना। तो पहला तो कथन सही है। दूसरा कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना, यानी दूसरा भी कथन हमारा क्या है, सही होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया था, यह फ्लैगशिप योजना है। तो यह जो है किसकी फ्लैगशिप योजना है, तो यह जो फ्लैगशिप योजना है वह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का। किनका है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो है वो जीता है। तो कौन सा शहर है, तो वह शहर है अपना हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य हैं। भारत में जो है कितने अधिसूचित जो है हाथी अभ्यारण्य है। तो यह जो हाथी अभ्यारण्य की हम बात करेंगे तो वह है टोटल 33। कितना है, 33। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अब अवधि श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो गिरावट आई है वह आई है 7.2% की। कितनी आई है, 7.2% की। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप बिल्कुल 150 का 150 करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में उठा करके दे दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। पहला कथन दिया गया है कि इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था। तो क्या यह कथन सही है, तो पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक से पहले का संगठन था। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में मदद के लिए की गई थी, ना कि 1945 में। तो इसलिए पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है वर्तमान में इसको 189 सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं। तो बिल्कुल दूसरा कथन हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देना, 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी। तो इसका जो थीम था वह था न्यू डिजिटल यूनिवर्स। क्या था, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ये इसका जो आयोजन किया गया था, यह किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने जल मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। तो क्या यह कथन सही है, तो पहला कथन जो है वह गलत है, क्योंकि इसमें जो आवंटित किया गया है वह किया गया है 25,350 रुपये। कितना किया गया है, 25,350, ना कि 30,000 रुपये। तो पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, यानी पीडीएस का बात कर रहा है। तो संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस जून 1997 में शुरू की गई थी। तो क्या यह कथन सही है, तो पहला जो कथन है वह क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये जो पीडीएस है, पीडीएस जून 1997 में शुरू किया गया था, जिसने रियायती दरों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है, आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों गरीब रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर में विभाजित किया गया था। क्या यह कथन सही है? तो देखिए, टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार एपीएल में बांटा गया था। ठीक है, तो इसलिए दूसरा भी कथन क्या है हमारा, दूसरा भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी है उसका आकलन किनके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। भारत में गरीबी का आकलन जो है वह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है उसके बराबर क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसके बराबर हो सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सकल घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि का उल्लेख किया गया था। इसमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो हिस्सा है वो यदि मैं बात करूँ तो इसमें महिला सशक्तिकरण जो है वो शामिल नहीं है। बाद बाकी वित्तीय क्षेत्र इसमें शामिल है, समावेशी विकास जो है इसमें शामिल है और हरित विकास जो है इसमें शामिल है, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है? तो स्टेट फास्ट नून जो है कौन अभ्यास जो है कौन करता है, तो वह करता है नाटो। कौन करता है? नाटो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचनात्मक के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण में समन्वय एवं निवेश की सुविधा हेतु इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए पहला कथन क्या है, वह गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन हमारा दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा कथन दिया गया है, चार्जिंग स्टेशन को 50% की दर से एक मुफ्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख प्रति यूनिट के अधीन होगा। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा भी कथन जो हमारा दिया गया है वह दूसरा भी कथन क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशनों को राज्य में पहले जो है 2000 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 20% की दर से सेवा प्रदाताओं के लिए पात्र निश्चित पूंजी निवेश पर एक बार की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति यूनिट अधिकतम 10 लाख रुपए होगी। इसलिए दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन में हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया है, और औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.49 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है वो किसका हिस्सा है? तो है विश्व बैंक का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो वह अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी को। याद रखेंगे किनको दिया गया है? सृष्टि बख्शी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की है। तो वह कितने राशि आवंटित किया गया है? वह राशि जो है आवंटित किया गया है 1306 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, उसमें अभिकथन ए और कारण आर है। तो पहला अभिकथन ए है, विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं करती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के
अनुमति दी जाती है। तो कारण भी हमारा सही होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बेसल समझौता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसल समझौता जो है, बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखता है। यह संधियों का एक समुच्चय है जिससे बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसमें वित्तीय संस्थाओं के जोखिम का मूल्यांकन जो है किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया था? तो सर्वप्रथम जो है सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक वह भूटान ने जो है विकसित किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है, यह लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2047 का। कब का रखा गया है? वर्ष 2047 का। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा देश था, कौन सा शहर था? तो वह शहर था मुंबई। यहाँ ध्यान रखना है, कौन सा शहर था? मुंबई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम, कौन सा बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कौन से स्तर पर इसको निर्णय जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो वह लिया गया है विकास खंड स्तर पर। कौन से स्तर पर? विकास खंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वह सत्य हैं? चलिए, तो पहला कथन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015 में वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल यानी FDI 2.6% बढ़ गया है। बिल्कुल पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन, यहाँ पे ध्यान देना, 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल यानी FDI प्रवाह दर्ज किया गया है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा कथन जो हमारा है वह गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह 84.8% था। तो दूसरा कथन हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो एशियाई विकास बैंक के जो सदस्य देश की बात करेंगे तो वह है 68। कितने हैं? 68। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। तो विश्व के पहले जो है CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वह रखी गई है भावनगर में। कहाँ रखी गई है? भावनगर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ योजना दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आवंटित उसकी राशि दी गई है। तो चलिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो पहला दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसमें कितने राशि जो है प्रोवाइड किए गए हैं? तो वह इसमें किए गए हैं 12,631 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो कितने किए गए हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है वह 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री कन्या सुगमलता योजना के तहत जो है 1050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2, 4, 1, 3 यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है यानी 42 नंबर, विकास में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए पहले कथन को देखते हैं, भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में लागू की गई थी। यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दी। क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है हमारा वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 23 जुलाई 1991 को सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नई नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर सभी पर लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। तो अभी तक केवल 5 उद्योगों शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोटकों के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य है। इस प्रकार दूसरा कथन क्या हमारा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न है यानी 43 नंबर प्रश्न है हमारा, दिया गया निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया था? तो GST जो लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक के संकेतक हैं?
तो मानव सूचकांक जो है इसमें से कौन से मानव सूचकांक के संकेतक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें शामिल हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, बिल्कुल। दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यह भी इसमें शामिल हो जाएगा मानव विकास सूचकांक में। और तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी इसमें यह भी शामिल होता है। प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, यानी 45 नंबर प्रश्न है हमारा। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लेखित भारत की श्री संबंधित है, भारत श्री संबंधित है, वहाँ कहाँ से, क्या किस चीज़ से संबंधित है भारत श्री? तो भारत श्री जो है वो संग्रहालय से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लेखित भारत श्री संबंधित है, भारत श्री जो है वो संग्रहालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो निशस्त्रीकरण जो सप्ताह मनाया जाता है वह मनाया जाता है 24 से 30 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 19,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो था वह कितना था? तो जो राजकोषीय घाटा था वह था 6.7%। कितना था? 6.7% वित्तीय वर्ष 2022 में। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला है इसका मुख्यालय संघाई में है, बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की है, यानी यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित है? चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी भाग में, ठीक है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में है, रूस जो है यहाँ पे है, तो इस क्षेत्र को जो है वो स्वतंत्र घोषित किया है, मतलब अपने आप में मिला लिया है, ठीक है, रूस। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपए। कितना किया गया है? 20 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अमृत योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको बता दें कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को 25 जून 2015 को देश भर में चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में लॉन्च किया गया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न है एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है इसे वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल, जो एंजल टैक्स है इसको 2012 में ही लॉन्च किया गया था। दूसरा है यह एक अधिसूचित कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों हमारा सही है। अगला प्रश्न है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यदि हम इसको अवरोही क्रम में करेंगे तो सबसे पहले हम विद्युत को करेंगे, फिर हम कच्चा तेल को करेंगे सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हम किसको करेंगे? थर्ड नंबर पे हम जो प्राकृतिक गैस को करेंगे, और 4 नंबर पे हम उर्वरक को करेंगे। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मिशन कर्मयोगी का संबंध है। मिशन जो कर्मयोगी है वह किससे संबंधित है? तो मिशन जो कर्मयोगी है वह सिविल सेवकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम अवरोही क्रम में करेंगे जीएसटी को, ठीक है, यानी 1 नंबर पे हम किसको करेंगे? जीएसटी को। दूसरे नंबर पे हम करेंगे व्यक्तिगत एवं आयकर को, ठीक है। तीसरे क्रम पे हम करेंगे किसको? तो उसको करेंगे हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और चौथे क्रम में करेंगे हम सीमा शुल्क को,
ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा सही उत्तर 2-1-4-3 यानी 2-1-4-3 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है। तो चलिए पहला देखते हैं, इसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया, बिल्कुल यह कथन जो है सही है। दूसरा कथन है, यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है हमारा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष कर नहीं एक अप्रत्यक्ष कर है। तो दूसरा कथन तो हमारा गलत होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे UNHRC नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रिफ्यूजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है एंजेला मर्केल को। किनको किया गया है? एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। ठीक है, तो कहाँ से किया गया है? तो वह किया गया है, इसका प्रस्ताव जो किया गया है वह किया गया है राज्य सड़क निधि से। कहाँ से किया गया है? राज्य सड़क निधि से जो है यह रुपये जो है आवंटित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया है, वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। बिल्कुल, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की जो है घोषणा यह 19-20 के बजट में किया गया था। पहला तो कथन सही है। दूसरा है, अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने NIP पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दूसरा भी कथन हमारा क्या है? सही है। तीसरा कथन दिया गया है, यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है। तो तीसरा कथन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वह गलत हो जाएगा। और चौथा कथन है, अवसंरचना परियोजनाओं पर NIP के लिए प्रारंभिक स्वीकृति राशि 100 करोड़ रुपये थी। तो चौथा भी हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर होगा 1-2 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन से जो है सही सुमेलित है? तो पहला दिया गया बुक्सा उत्तराखंड में, बिल्कुल यह जो है सही है। दूसरा दिया गया खरवार जो कि छत्तीसगढ़ दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि खरवार जो है वो उत्तर प्रदेश के मेनली मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। तो दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है मारिया जो कि राजस्थान में दिया गया है। तो मारिया जो इसमें है, मारिया जो मेनली निवास करता है वो करता है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और गरासिया जो दिया गया है वो दिया गया है मध्य प्रदेश में, तो गरासिया जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? ठीक है, तो यह जो इसका जो है उत्पत्ति हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला प्रश्न है, PM प्रमाण संबंधित है। PM प्रमाण जो है वो किससे संबंधित है? तो PM प्रमाण जो है वो रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है, PM प्रमाण। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में बायो CNG विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम। पहला दिया गया है इसमें से यहाँ पे ध्यान देना है कि इंदौर शहर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में जो है कचरे से यानी बायो CNG की विनिर्माण संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। तो कौन कौन सा है वो? वह है लखनऊ, ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज। यहाँ जौनपुर इसमें शामिल नहीं होगा। यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है, तो कितने प्रतिशत का रहा है? तो वह रहा है 7.3% का। अगला प्रश्न है, घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता है? तो वह करता है घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को। अगला प्रश्न है, किस दिन सुगमय भारत अभियान जो है शुरू किया गया? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 3 दिसंबर 2015 ईस्वी को। कब की गई थी? 3 दिसंबर 2015 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? चलिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पहला कथन दिया गया है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, तो बिल्कुल यह सही है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार ने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ का प्रस्ताव रखा है, तो दूसरा भी कथन हमारा क्या है? सही है।
तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण परिचालन हस्तांतरण यानी BOT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चलिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो पहला इसमें कथन दिया गया है कि रियासत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार स्वामित्व को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करती है। तो पहला कथन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है सरकार सुविधा के संचालन, रख रखाव एवं प्रबंधन करती है, यह भी गलत है। दूसरा भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है टोल या शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाता है, यानी तीसरा भी गलत है। चौथा कथन है एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रहती है। तो चौथा कथन क्या हो जाएगा, चौथा कथन हमारा सही हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है। समानुपाती न्याय से संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, समानुपाती न्याय से जो संबंधित है वह है सामाजिक और आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था। तो बॉम्बे प्लान जो है वो कब तैयार किया गया था, तो बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने बेस्ट टू वेल्थ प्लांट, यहाँ ध्यान देना, बेस्ट टू वेल्थ प्लांट प्लांट जो है स्थापित किए जाएंगे। तो कितने किए जाएंगे, वो किए जाएंगे 500। अगला प्रश्न है, स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है, नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ जो है शहर घोषित किया गया है। क्या यह कथन सही है। तो इसका जो पहला कथन है वह तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है मुंबई को नहीं, इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, सूरत को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। तो क्या यह कथन सही है। तो यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तराखंड के हरिद्वार को मिला है, ना कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर को। तो दूसरा भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो तीसरा कथन सही है। चौथा है, कर्नाटक के शिवमोगा में को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी चौथा भी हमारा सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं सही है। तो चलिए पहला कथन इसमें दिया गया, भारतीय वित्तीय प्रणाली में NBFCs का महत्व GDP के अनुपात के रूप में NBFCs के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है। तो पहला कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरा कथन है, जून 2021 से सितंबर 2022 तक NBFCs का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात लगातार बढ़ा है। यह बढ़ा नहीं है, घटा है। तो दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य किससे निपटने से है। मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य जो है किससे निपटने से है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है संक्रामक बीमारियों से भी निपटने का उद्देश्य है, गैर संक्रामक बीमारियों से भी निपटने का उद्देश्य है, और बाल स्वास्थ्य से भी निपटने का जो है क्या है, उद्देश्य है। तो यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं सही हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला कथन इसमें दिया गया है, यह किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में होने वाले आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है, भारत 2010 के आसपास ही जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में प्रवेश कर चुका है। दूसरा भी कथन हमारा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कितने दिनों के लिए दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण दिया जाएगा 6 दिनों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी थी। तो वह कौन सी समिति थी। तो वह समिति थी दिनेश शर्मा समिति। कौन सी, दिनेश शर्मा समिति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम सुमेलन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सुमेलन करें मथुरा को, तो मथुरा जो है वो पीली क्या है, यह जो है मूर्तियों के लिए फेमस है मथुरा। ठीक है, मूर्तियों के लिए फेमस है।
वहाँ जो है मथुरा में जो है मूर्ति का उद्योग है। फिर हम बात करें कन्नौज का, तो कन्नौज जो है कन्नौज में इत्र के लिए इत्र का उद्योग है, ठीक है, इत्र का उद्योग है। और आगरा की यदि हम बात करें तो आगरा में जो है चमड़ा का उद्योग है। और खुर्जा की बात करें तो मिट्टी के बर्तन का उद्योग है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें क्या, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यानी 2 4 2 4 3 1 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी। तो कब की गई थी संसद सदस्य स्थानीय विकास क्षेत्र विकास योजना? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है। मिष्टी शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो मिष्टी शब्द का जो संबंध है वह संबंध है मैंग्रोव वृक्षारोपण से। किससे? मैंग्रोव वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं सही हैं? तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला कथन है अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परीक्षण किया गया है। यह कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है यह जो परीक्षण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? यह इसरो द्वारा नहीं, यह DRDO के तहत किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा है यह 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत मिसाइल है। कनस्तरीकृत मिसाइल है, यह कथन सही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है भारत, ठीक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं जो है यानी CIRP शुरू हो चुकी थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 से अधिक यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदाय। क्या हो जाएगा? समुदाय। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकन जो है किसे घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकन जो है पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए कितनी राशि जो है प्रस्तावित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 317 करोड़ यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना है। पहला कथन दिया गया है भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करती है। तो क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन की यदि हम बात करेंगे, दूसरा कथन दिया गया है कि कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जारी किया जाता है। यह भी कथन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन करना और सामाजिक समता, ठीक है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी TPP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला यहाँ है TPP दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। तो क्या है कथन सही है? तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, इसे 1983 में नहीं बल्कि 1975 में शुरू किया गया था। दूसरा कथन है TPP का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिल्कुल यह सही है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, वो कितने प्रतिशत की होगी? तो वह होगी 3.5% की। अगला प्रश्न है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शेहान करुणा तिलक। कौन है? शेहान करुणा तिलक। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड शेयर्स प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग
कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी, वह किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यह जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की जो है शक्ति ग्रहण की गई है? तो वह किसको शक्ति की ग्रहण की गई है? तो वह शक्ति ग्रहण की गई है, यहाँ पे ध्यान देना है, भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड का, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का और भारतीय रिजर्व बैंक का। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 यानी 4 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन इसमें दिया गया है, वर्ष 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है वह क्या हो जाएगा? पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 30 नहीं 14 जो है वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है, सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया, यानी दूसरा कथन हमारा सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला यानी 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो कौन सा गांव है? तो वह गांव है मोढेरा। कौन सा है? मोढेरा। चलिए, यह मोढेरा जो है गुजरात का गांव है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितने राशि प्रस्तावित की है? तो कितना राशि प्रस्तावित किया गया? तो यह किया गया है 200 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नियामक दिया गया है, दूसरे तरफ जो है विनियमन दिया गया है। तो आरबीआई जो है वो आरबीआई दिया गया है कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडर्स फ्यूचर्स। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई जो है ऋण साख यानी क्रेडिट उत्पाद बचत और प्रेषण को है जो नियमित करती है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है झरडा, यानी झरडा को IRDA भी कहते हैं, तो यह बीमा उत्पाद, दूसरा तो हमारा सही है। तीसरे को देखते हैं सेबी, क्रेडिट उत्पाद बचत और प्रेषण। देखिए यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेबी जो है वह कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडर्स फ्यूचर्स को जो है वह विनिमय करती है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा है PFRDA या पेंशन उत्पाद, यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? पहला दिया गया है, यह ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक योजना है। बिल्कुल यह पहला क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए अमृत धरोहर है। तो पहला तो गलत है। दूसरा दिया गया है, यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो दूसरा भी जो है यह पर्यटन मंत्रालय की पहल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। ठीक, तो इस प्रकार दूसरा भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशों ने टाइगर ट्रायप्स अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, तो टाइगर इसमें कौन भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया है भारत और USA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक अस्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हुआ है? तो वह कौन सा देश है? वह देश है लेबनान और इजराइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो वो कौन से राज्य हैं जो स्टार्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं? तो वह राज्य हैं हमारा हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया गया है था? कभी उसका जो विलय भारतीय स्टेट बैंक में नहीं किया गया था, तो वह था देना बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना है। पहला कथन इसमें दिया गया है, नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। यह गलत है। ठीक है, पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया जाता है। यह कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद यानी FSDC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने CSO की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो उसको नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। क्या यह कथन सही है? तो ये कथन जो है गलत है। इसे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है, ना कि 8 लाख किया गया है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, आयकर अधिभार की दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौन सा संस्थान था? तो वह था IIT मद्रास। अगला प्रश्न, विश्व का पहला सिंगल चार्जर यानी एकल अभियोक्ता नियम किसके द्वारा अपनाया गया है? तो वह अपनाया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला कथन इसमें दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में CPI संयुक्त आधारित खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई। पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान तेल और वर्षा, ईंधन और प्रकाश और परिवहन और संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की है। यह सही है। फिर तीसरा देखेंगे, रूस यूक्रेन संकट के कारण अप्रैल 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में कमी आई है। यह भी गलत है। फिर चौथा देखेंगे, RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हमारा होगा 2-4 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्रिंकफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है। पहला कथन दिया गया है, यह प्रच्छन्न मुद्रास्फीति का एक रूप है। बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है, इसे व्यवसाय और शैक्षणिक अनुसंधान में एक मुस्तक पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में जाना जाता है। यह भी सही है। तीसरा दिया गया है, श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण कम उत्पादन लागत है। यह गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया है, श्रिंकफ्लेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा के अभाव में होता है। यह भी गलत है। तो सही उत्तर होगा 1-2 यानी ऑप्शन ए। 120 नंबर प्रश्न है, लीडर्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में अचीवर्स स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा भी हमारा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में कितनी किसान पाठशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 17,000 रुपये। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। यह गलत है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। तो पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यह सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सही सुमेलन की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पहला दिया गया है, भिलाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मदद से किया गया था। पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भिलाई की जो स्थापना है वो USSR के सहयोग से किया गया था। तो पहला तो गलत है। दूसरा यहाँ दिया गया है, दुर्गापुर सोवियत संघ। तो क्या यह सही है? तो देखिए, दुर्गापुर जो है इसकी स्थापना ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। तो दूसरा भी हमारा गलत है। राउरकेला जर्मनी, यह सही है। सी नंबर क्या है हमारा? सही है। और डी दिया गया बोकारो, जो कि स्पेन की मदद से। तो बोकारो जो है यह USSR के मदद से किया गया था। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बीमल जलान समिति संबंधित थी।
तो बिमल जलान जो समिति था वो किससे संबंधित था? तो वह था आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो यह रैंक हासिल हुई है तीसरी। कितनी? तीसरी। अगला प्रश्न, हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, वह कहाँ से संबंध रखती है? तो वह संबंध रखती है लखनऊ से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला दिया गया है, इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना। यह बिल्कुल सही है। यह बाजार के लिए उपलब्ध दुग्ध को भी 44% से बढ़ाकर 85% कर देगा। यह गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी HPI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला यहाँ कथन दिया गया है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि HPI आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह कथन हमारा गलत यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है कि HPI मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋणदाताओं यानी संस्थाओं से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित है। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला दिया गया है, यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह सही है। दूसरा दिया गया है, समझौता 2006 में लागू हुआ था, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंधित है? तो इसके बीच कौन संबंधित होगा? तो इसके बीच होगा फिलिप्स वक्र। कौन होगा? फिलिप्स वक्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है? तो कौन सी पहल थी? तो वह पहल थी ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन कायाकल्प। अगला प्रश्न है, स्थानीय जमा सुविधा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला, इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, आरबीआई से पैसे उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी संपत्तियों के रूप में संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता है, यानी यह भी कथन गलत होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो वह आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पे? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल कौन कौन है? तो इसमें शामिल है USA, मैक्सिको और कनाडा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो वह है 5.9%। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र यानी IGRS के अंतर्गत पुलिस थानों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? तो कितने थाने हैं? तो इसमें से जो शामिल थाने हैं उसकी संख्या जो है वह 3 है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में GI जो है महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था वह किया गया था वाराणसी में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है? तो वह कितने का हो चुका है? तो इसमें जो पंजीकरण किया गया है वह 28.5 करोड़ का किया गया है। अगला प्रश्न, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आय जो है सहायता दी जाती है? तो वह दी जाती है 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में। अगला प्रश्न है, GDP अपस्फीति कारक परिभाषित किया जाता है। तो जो है कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो इसका परिभाषित किया जाएगा यानी सांकेतिक मूल्यों पर GDP डिवाइड बाई अस्थिर मूल्यों पर GDP गुने 100 से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है?
तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, यह सही है। दूसरा है, यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? तो वह है RN मल्होत्रा समिति। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1881 से किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित किया गया है, तो अभी वर्तमान में कौन सा है? तो अभी वर्तमान में यदि इसकी बात करेंगे तो अभी है 2011-12। ठीक है, याद रखना 2011-12। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने जैव आगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने स्थापित किए जाएंगे? तो इसकी संख्या है कितनी? इसकी संख्या है 10,000। अगला प्रश्न है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था यह लखनऊ में किया गया था। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की धान क्रय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं सही हैं? तो पहला यहाँ पे कथन दिया गया है, इस नीति के तहत समान ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, यह तो सही है। दूसरा कथन है, किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान की खरीदारी की जाएगी, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन जो है किसने किया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं तो दूसरी तरफ जो है स्थापना वर्ष दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो पहला यहाँ पे देखेंगे हम, पहला जो दिया गया है वह दिया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसकी स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 1992 ईस्वी में। ठीक है, फिर इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 1998 ईस्वी में। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना की गई थी 2002 ईस्वी में। और इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज की स्थापना 2017 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय जो था वह था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। इस प्रकार हम लोग 150 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। इसमें आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट करके आपको बताना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके पास जो है सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाया करे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।